शोध संवाद जो मंच है, रिसर्च फोरम, उस पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण विद्यापीठ से आप सबके सामने जो है अनुवाद के संबंध में जो है चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। मैं आभारी हूं हमारे साथी जाहिद जी का और प्रीति शर्मा का, जिन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया है कि मैं आपसे अनुवाद पर बातचीत कर सकूं। आज जो है मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूं वो है अनुवाद की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद की प्रक्रिया पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि अनुवाद क्या है, अनुवाद जो है क्यों किया जा रहा है। अनुवाद एक ऐसी भाषिक गतिविधि है जिससे हम इस तरह से देखते हैं कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में जो है प्रस्तुत करना है। यानी किसी एक भाषा विशेष में जो कुछ भी लिखा हुआ है या जो कुछ कहा जा रहा है उसको दूसरी भाषा में व्यक्त करना। ये अनुवाद का जो है सीधा सा जो है अर्थ लिया जाता है और ये अपने आप में एक सीमित संदर्भ भी है, क्योंकि अनुवाद सिर्फ यहीं तक ही व्याप्त नहीं है। कहा तो ये जाता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उस बोलने से पहले जो सोचने की प्रक्रिया है वो भी अनुवाद ही है, वो हमारे विचारों का अनुवाद है। बहरहाल इस संदर्भ में जो है हम बहुत अधिक ना जाके मैं अपने जो है विषय से जोड़ते हुए देखता हूँ। तो जब हम अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि अनुवाद करने के दौरान हम किस विधि से गुजरते हैं, किस तरीके से गुजरते हैं, ताकि हमें ये पता जो है चले कि अनुवाद कैसे किया जाना है। इसका मतलब ये है कि अनुवाद प्रक्रिया के बारे में जानने की दिशा में जो है जो प्रयास किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अनुवादक को उस विधि की जानकारी मिले कि वह कैसे अनुवाद कर रहा है, मैं किस प्रक्रिया या प्रणाली या पद्धति से गुजर रहा है और इसको जो है कार्य को संपन्न कर रहा है। आप देखते हैं कि जैसे कोई अगर ये कहा जाए जो म्यूजिकल सिस्टम में जो है जैसे बैंड बजाने का जो काम किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है तरह तरह के जो है काम इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के संगीत को एक कर्णप्रिय जो है अवतार देने की कोशिश करता है। वैसे ही अनुवादक के संदर्भ में भी बात की जाए तो अनुवादक जो है अपने आप को जो है अनुवाद करते समय ऐसे जोड़कर चलता है, ऐसे देखकर चलता है कि बेहतर तरीके से जो है अनुवाद की स्थिति तक पहुंचे। यानी कि जो परिणाम है, जो हमारे सामने प्रोडक्ट नजर आ रहा है, उस तक पहुंचने के लिए वो जिस मानसिक स्थिति से और मानसिक स्थिति के साथ साथ जो है उसे मूर्त रूप देने की स्थिति में आगे बढ़ता है, तो वह जो है प्रक्रिया अनुवाद की प्रक्रिया कहलाती है। अनुवाद चिंतन के संबंध के क्षेत्र में जुड़े हुए अनेक विद्वानों ने अलग अलग जो है अपनी राय व्यक्त की है कि एक अनुवादक किन स्थितियों से या किन चरणों से गुजरकर अनुवाद कार्य जो है करता है। इस संदर्भ में सबसे पहले जो बात अगर की जाती है मुख्य रूप से, तो पाश्चात्य अंग्रेजी जो विद्वान जो है यूजीन ई नाइडा, उन्होंने अनुवाद के जो है 3 चरण बताए हैं, जिसमें से पहला चरण है पाठ विश्लेषण, दूसरा चरण है अंतरण और तीसरा है पुनर्गठन। यानी कि अनुवादक इन 3 चरणों से गुजर कर पहले सबसे पहले वो एक तरह से जो सोर्स टेक्स्ट है उसको विश्लेषित करता है। उसके बाद जब विश्लेषण कर लेता है तो फिर अंतरण की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया से गुजरता है। और जब वो इस प्रक्रिया से गुजर लेता है तो उसे लक्ष्य भाषा में यानी दूसरी भाषा में पुनर्गठित रूप में प्रस्तुत कर देता है।
ये मुख्य तौर पे यही 3 जो हैं चरण माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई विद्वान हैं जिन्होंने अलग-अलग ये कहा जा सकता है कि विचारों को व्यक्त करते हुए ये बताया कि चरण जो है ये 3 ही नहीं 3 से अधिक हैं। जैसे मैं बात करता हूँ आपके सामने रूसी विद्वानों के बारे में। रूसी अनुवाद चिंतकों ने जो है इसके 4 चरण बताए हैं। उनमें से जो है जैसे पहले ये 3 चरणों की नाइडा की बात की है, तो वैसा ही है, उनमें कुछ और थोड़ा बहुत संशोधन परिवर्धन किया गया है। और वो संशोधन परिवर्धन क्या है कि सबसे पहले जो है पाठ का पठन करना, यानी पाठ को पढ़ना, उसको देखना, समझना और उसके बाद उसका विश्लेषण, अंतरण और संयोजन करना। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से पाठ पठन को जो है पहले जोड़ दिया गया है अनुवाद की प्रक्रिया में। ऐसे ही पीटर न्यूमार्क की बात करें तो उन्होंने जो है वही 3 चरण बताए हैं, जिसमें से है मूल भाषा पाठ पर केंद्रित, उसका बोधन और फिर उसको अभिव्यक्त करना। बाथगेट ने जो है 7 चरणों की बात की है। भारतीय हम संदर्भों में देखें, यानी कि भारतीय विद्वानों के संदर्भ में देखें, तो भारतीय विद्वानों में जो है प्रोफेसर जी गोपीनाथन का नाम जो है खास तौर पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अनुवाद सिद्धांत चिंतन में जो है शुरुआती दौर में काफ़ी जो है जब अभी ये कहा जाए कि हिंदी में अनुवाद सिद्धांत अपने शुरुआती दौर में था, शुरुआती चरण में था, उस समय उतना जो है चिंतन आरंभ नहीं हुआ था और ना ही पुस्तकें आदि भी उपलब्ध थी। उस दौर में उन्होंने अपनी किताब भी लिखी और उसमें जो है 2 चरणों का उल्लेख किया है अनुवाद की प्रक्रिया के संदर्भ में, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि मूल पाठ्य सामग्री का विश्लेषण करना और समतुल्य जो है का निर्णय लेना। और वो समतुल्य क्या है? जो समुचित हो, उपयुक्त हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रोफेसर गोपीनाथन ने सामग्री के विश्लेषण और समतुल्य प्रस्तुतिकरण को जो है ये 2 चरणों के जो है उनकी चर्चा की है। ऐसे ही प्रोफेसर रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों ने जो है इस पर भी चिंतन किया है, लेकिन हम इन चिंतन के आयामों को बहुत अधिक विस्तार में ना जाकर अगर हम देखें कि अनुवाद प्रक्रिया जो है मूल रूप से तो 3 जो चरण बताए गए हैं नाइडा के, और वो 3 चरण क्या है? विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। इनको स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के शुरू होने से पहले और यानी कि अनुवाद प्रक्रिया या अनुवाद कर्म शुरू करने से पहले हम ये कह सकते हैं कि एक और प्रक्रिया से जो गुजरता है वो है जो पूरी तरह से पाठ को पढ़ना पढ़ाना, यानी उसका पूर्ण रूपेण पठन पाठन करना मूल सामग्री का। और अंत में जो ये कह सकते हैं कि जब अनुवाद प्रक्रिया के वास्तविक चरणों से गुजरने के बाद एक तरह से अनुदित रचना अनुवादक के समक्ष उपस्थित हो चुकी होती है, तो उस पर उतना ही संतोष करके ना बैठ जाना, उसमें हम ये कहें कि संयोजन समायोजन का कार्य भी करना। ये जो कार्य है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पूरी तरह से पाठ का पठन पाठन करना और अनुदित पाठ का जो समायोजन करना, इनको हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद कार्य के पूर्व की प्रक्रिया है और अनुवाद कार्य के पश्चात की प्रक्रिया है। पर मूल रूप से जो प्रक्रिया के जो चरण बनते हैं वो है विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। अब इनमें से अगर मैं बात सबसे पहले शुरू करता हूं अपनी बात को रखने के लिए कि जब पाठ के जो है पूरे तरह से पढ़ने की बात है, तो एक तरह का ये कहा जाए कि अनुवादक जो है लेखक के और उसके जो परिवेश की जो प्रवृत्तियां हैं उनको ध्यान में रखता है, मानसिकता को ध्यान में रखते हुए चलता है और युग परंपराओं से एकाकार करने की कोशिश करता है। और सिर्फ यही कोशिश ही नहीं है, इस कोशिश के आगे बढ़ते हुए वो स्वयं को मतलब इन संदर्भों में देखकर ढालने की कोशिश भी करता है और भाव शैली को जिसे हम कहें
कि पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है, एसिमिलेट करके रख लेता है। और साथ ही उसके लिए जो है ये ज़रूरी हो जाता है कि भाषिक संरचना और सांस्कृतिक जो परिवेश है, उसको भी आत्मसात कर ले। तो ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया वास्तव में शुरू नहीं हुई है, सिर्फ़ टेक्स्ट को समझने के प्रोसेस में जो है आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अनुवादक, लेखक, उसके परिवेश, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी भाव शैली, भाषा शैली, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी पाठ को, पूरी की पूरी सामग्री को पढ़ता है और समझता है। अब बात आती है मुख्य रूप से जो विश्लेषण को की बात मैं करूं, जो पहला चरण औपचारिक रूप से जो चरण माना जाता है, ये है कि जो ट्रांसलेटेबल टेक्स्ट है, यानी कि जिस पाठ का अनुवाद किया जाना है, उसके डिकोडिंग करने का काम जो है अनुवादक करता है। डिकोडिंग का ये हो गया कि पाठ को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना और समझने के दौरान अगर उसे कोई कठिनाई आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो ज़रूरत पड़े तो वो दूसरे व्यक्तियों से इस बारे में सलाह भी ले सकता है, उनसे परामर्श भी कर सकता है। इस स्थिति में, यानी कि विश्लेषण की प्रक्रिया के चरण में हम ये कहें, तो अनुवादक को ये एक तरह की अनुमति है। उसे ये जो है हम ये कहें कि वो उसके प्रोसेस का एक अनिवार्य अंग सा बन जाता है कि जहाँ उसे जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको वो अन्य लोगों से चर्चा करते हुए भी उन समस्याओं के समाधान करने की पूरी-पूरी कोशिश करता है। अब बात मैं करूँ कि जब विश्लेषण कर रहा है अनुवादक, यानी मूल पाठ को देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसे आत्मसात कर लिया है, तो विश्लेषण जो है की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सबसे पहले उसको भाषा के स्तर पे भी देखना है, मूल पाठ को, उसकी जो है लक्ष्य मूल पाठ की जो संस्कृति है और उसके साथ-साथ जो मूल पाठ की विषय वस्तु है, उसको ध्यान में रखना है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि भाषा के साथ बात करते हुए मैं संस्कृति की बात क्यों कर रहा हूँ? भाषा हमारे भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के ज़रिए हमारे जो हम मनोमस्तिष्क में जो विचार उभरते हैं, उन विचारों को ये कहा जाए कि संदेश को, उस कथ्य को संवेदना को व्यक्त करना, या जैसे हम ये कहें कि उसे जो अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, वो भाषा के ज़रिए करते हैं। तो तभी तो भाषा से ही एक व्यक्ति जो अपने भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करता है। इस कोशिश के साथ, यानी कि जब अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर रहा है, तो विचारों के साथ-साथ भाषा विशेष, यानी उसकी अपनी जो भाषा है, उस भाषा की संस्कृति भी साथ ही अभिव्यक्त होती चलती है, उस संस्कृति का भी संप्रेषण होता रहता है। ये हमें जो कहा जाए, अनुवादक इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करता कि वो अपनी संस्कृति को अभिव्यक्त कर रहा है, लेकिन जाने-अनजाने ही साथ-साथ जो है संस्कृति का भी संप्रेषण चलता रहता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ आपके सामने, एक छोटा-सा ही उदाहरण लेके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम चर्चा करते हैं अंग्रेजी में तो यू सर्वनाम एक है, प्रोनाउन जिसे कहा जाए, तो उस यू के ज़रिए जो है हम व्यक्त कर देते हैं, किसी को संबोधन करना हो तो संबोधन करते हैं। लेकिन यू के बदले अगर हिंदी के संदर्भ में देखें, तो हिंदी भाषा की जो संस्कृति है, उसमें आपको 3 शब्द जो हैं प्रयोग के लिए मिलेंगे, और ये 3 शब्द हैं तू, तुम और आप। अब आप इन तीनों में से जिस शब्द का चयन कर रहे हैं, वो आपके सांस्कृतिक तत्वों को समाहित किए हुए हैं। जैसे औपचारिक रूप से अगर किसी को जो है संबोधित किया जा रहा है, एड्रेस कर रहे हैं, तो आप शब्द करके संबोधित करेंगे, या मैं भी अभी आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूँ, तो वो आप कहते हुए ही कर रहा हूँ। अपने से बड़े के प्रति आदर व्यक्त करने के संदर्भ में भी जो है आप शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है।
जो हम उम्र हैं, उनके साथ अनौपचारिक रूप से बात में हम तुम करके संबोधित कर सकते हैं। अपने से छोटी उम्र वाले को जो है तू करके संबोधित कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ हम अपने भाषा के ज़रिए अपने भाव ही व्यक्त नहीं कर रहे हैं, भाव के साथ-साथ हमारी संस्कृति का भी जो है संप्रेषण साथ-साथ चल रहा है। तो अनुवादक को भी जब मूल पाठ को समझना होता है, यानी उसका विश्लेषण करना है अनुवाद प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए, तो उसमें वह भाषिक स्तर पे भी विश्लेषण करता है, उसके साथ-साथ सांस्कृतिक स्तर पर भी विश्लेषण करता है। अब बात अगर की जाए भाषिक स्तर पर विश्लेषण करने की, तो भाषा के स्तर पे हम देखते हैं कि अनुवादक भाषिक संरचना को ध्यान में रखता है। सोर्स टेक्स्ट के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, उसके व्याकरण को और उसकी अर्थ संरचना को जो है। अगर भाषिक संरचना शब्द इस्तेमाल करूँ तो सिर्फ भाषिक संरचना में जो है पूरी की पूरी संरचनात्मक भाषा के संरचनात्मक पक्ष आ जाते हैं। अगर उसका जो है आप एक तरह से जो है कहा जाए कि अलग-अलग जो है व्याकरणिक कोटियों के स्तर पे देखें, तो संज्ञा, सर्वनाम जैसी चीज़ आ रही है। रूप के स्तर पे देखें, तो शब्दों के जो रूप हैं, रूपपरक विश्लेषण वाली बात आ जाती है। और हम अगर जो है भाषा विज्ञान के संदर्भ में पूरी की पूरी चर्चा करें, जिस पर अभी इस पे समय भी काफ़ी लग सकता है, लेकिन संक्षेप में बताऊँ जैसे, तो ध्वनि के संदर्भ में चर्चा हम कर सकते हैं। ध्वनि के साथ-साथ जो है शब्द के स्तर या पद क्रम के संदर्भ में, पदों के संदर्भ में और वाक्यों के संदर्भ में भी विश्लेषण करना शामिल है। और ऐसे ही व्याकरणिक कोटियों के संदर्भ में भी बात आएगी और अर्थ के स्तर पे। तो इनमें से मैं कुछ आपको संकेत के रूप में जो चर्चा करना चाहता हूँ कि विश्लेषण के दौरान जो है अनुवादक अगर सही तरह से भाषिक विश्लेषण नहीं करता है, तो अनुवाद करते समय उससे गलतियाँ हो जाने की आशंका बनी रहती है। खास तौर पे जैसे मैं शब्दों के पद क्रम को लेके ही बात करूँ, वाक्यों में जो शब्दों का जो क्रम है, उसकी भी एक अपनी विशेष महत्ता होती है और अनुवादक को उस शब्द क्रम के अनुसार अर्थ को ग्रहण करना है। जैसे एक उदाहरण के लिए बात की जाए, सुरेश चलती बस में चढ़ा। अब यहाँ पर अनुवादक जो है क्या भाव ले रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उसी हिसाब से जो है वो अनुवादक जो है उससे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने का सोचेगा कि क्या जब सुरेश जो है चलती बस में चढ़ा तो बस चल रही थी या कि वो सुरेश जो है चल रहा था और बस में जो है चढ़ा। यानी कि अगर अंग्रेजी के संदर्भ में इसको देखेंगे, इसी वाक्य को पलटने के लिए अनुवादक कोशिश करेगा, तो सुरेश गॉट इनटू रनिंग बस, या तो ये भी हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि वाइल रनिंग सुरेश गॉट इनटू द बस। तो आप ये देखिएगा कि अगर भाषा के स्तर में देखें तो शब्दों के पद क्रम की तरफ ध्यान ना दिया गया हो, तो उसका नतीजा क्या होगा? अनुवाद जो है हमारे सामने दो रूपों में आएगा। ऐसे में अनुवादक को यह निर्णय लेना होगा कि उसने अनुवाद क्या करना है, उसका जो है उसे किस रूप में प्रस्तुत करना होगा। अब मैं बात करता हूं भाषिक विश्लेषण के संदर्भ में देखते हुए, तो सह प्रयोग के स्तर पर भी उसको दिक्कतें आ सकती हैं स्रोत भाषा को पढ़कर समझने में। सह प्रयोग का अर्थ ये है कि हम भाषा में कुछ ऐसे शब्द जो हैं इस्तेमाल में लाते हैं कि एक शब्द के साथ वो शब्द जुड़ा हुआ नजर आता है। जैसे टू प्ले ए रेडियो, यानी कि रेडियो जो है अब यहाँ पे मैं अभी बात करूँ प्ले शब्द का जो है, रेडियो को प्ले करना ही मैं फिलहाल बोल रहा हूँ। आगे हम इसको और विस्तार से बताता हूँ। या फिर टू आंसर ए कॉल, टू अटेंड ए कॉल, यानी आप देख रहे हैं कि शब्द जो है किस तरह से जुड़ा हुआ है भाषिक प्रयोग में सह प्रयोग के स्तर पर नजर आ रहा है।
अब टेलीफ़ोन सुनने के लिए हमने ये कह दिया टू आंसर ए कॉल या टू प्ले ए रेडियो, तो यहाँ प्ले शब्द जो है, ये खेलने के लिए नहीं है। ये तो रेडियो के साथ जो है प्ले शब्द अंग्रेज़ी सह-प्रयोग का हिस्सा है। तो यहाँ अनुवादक को ये ध्यान में रख के चलना होगा कि यहाँ प्ले शब्द जो है किस तरह से जो है उसे ये ट्रीट करना होगा। इस शब्द का जो है प्रतिशब्द क्या निर्धारित करना होगा। अगर और उदाहरण लेते हुए बात मैं करूँ आपके सामने, थोड़ा वैसे अगर लगेगा पर ये फिलहाल उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आप सिगरेट पिएँगे? सिगरेट पीना जो है, क्या आप सिगरेट पिएँगे? अब यहाँ पीना शब्द जो है ये थोड़ा विचारणीय है और वो विचारणीय इस तरह से है कि ये क्या ड्रिंक करने के लिए है? लेकिन ड्रिंक का तो नहीं यहाँ पे अर्थ है। तो सिगरेट जो है पीने का मतलब ये है उसको स्मोक करना जो है। तो अगर अनुवादक भाषिक विश्लेषण की प्रक्रिया से गुज़रने के दौरान जब वो सह-प्रयोग के स्तर पे नोटिस करेगा, नहीं करेगा जिसे कहा जाए, तो वो क्या कर सकता है? विल यू ड्रिंक सिगरेट? 1 मिनट। हेलो? अच्छा, जी प्रीति जी। हाँ, प्रीति जी का फ़ोन था। तो यहाँ पर जो है वो अगर विश्लेषण नहीं करता है, अनुवाद करते स की प्रक्रिया से गुज़रते हुए जो है, तो वो एक तरह से अपने दिमाग में ये सेंटेंस बना सकता है कि विल यू ड्रिंक सिगरेट? जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो अनुवादक ने जब भाषिक विश्लेषण की प्रक्रिया से गुज़रते हुए यह सोच लिया कि यहाँ जो है सह-प्रयोग के रूप में पीना शब्द आया हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जो है जो अनुवाद करेगा इस वाक्य का, विल यू स्मोक? तो आप देखिए कि कैसे जो है इस तरह का भी जो है अगर विश्लेषण का पर उद्देश्य क्या है? इस तरह के विश्लेषण करने से भाषा के स्तर का जो विश्लेषण कर रहा है, तो वो स्रोत भाषा पाठ को भली प्रकार से समझने की कोशिश कर रहा है, उसको आत्मसात कर रहा है और उस आत्मसाती करण की प्रक्रिया से गुज़रते हुए वह लक्ष्य भाषा के पाठ को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हम देखें तो पदबंध के स्तर पे भी हमें ऐसी स्थिति मिलती है जैसे माइंड योर लैंग्वेज। अब आप इस जो है शब्द जो वाक्य को देखिए। अब माइंड योर लैंग्वेज अगर हमने ये बात की तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि अपने दिमाग की भाषा का प्रयोग करो? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। उसके बदले जो है एक तरह से वक्ता या लेखक ये कहना चाह रहा है कि ज़बान सँभाल कर बात करो। ऐसे ही बिहेव योरसेल्फ की बात करते हैं, तो यहाँ बिहेव योरसेल्फ जो है स्वयं से व्यवहार करो नहीं आएगा। इसके बदले वो इस अर्थ को व्यक्त कर रहा है कि तमीज़ से पेश आओ, तमीज़ से बातचीत करो। वैसे ही हम देखें भाषिक विश्लेषण करने के दौरान ही तो मुहावरे लोकोक्तियों के भी आपको अंतर नज़र आएँगे। मुहावरे लोकोक्तियाँ जो हैं हर भाषा की अपनी संस्कृति को जो है व्यक्त करने वाली होते हैं। ये हो सकता है कि कहीं आपको जो है कुछ मुहावरे बिल्कुल दोनों भाषाओं में समान रूप से मिलें या लोकोक्तियाँ समान रूप से मिल जाएँ, लेकिन हर मुहावरे लोकोक्ति का हर भाषा में एक समान अर्थ नहीं हो सकता और सभी की सभी मुहावरे लोकोक्तियाँ जो है मिलने की स्थिति नहीं बन सकती है। तो वहाँ आपको ये भी देख के चलना होगा कि अर्थ क्या अभिव्यक्त करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हिंदी में अगर ये कह दिया जाए कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो यहाँ चक्कर खाना जो है ईटिंग सर्कल नहीं है। यहाँ अनुवादक को ये जो है ध्यान में रख के चलना होगा कि यहाँ भाव क्या व्यक्त हो रहा है। क्या ये भाव जो है ये नहीं है कि आई एम फीलिंग गिडी। तो अनुवादक को जो है ये देखना कि
भाषा के स्तर के अंतर, भाषा के साथ-साथ जो है उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनको ध्यान में रखना और उसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। ऐसे ही अर्थ के स्तर पे भी अंतर नज़र आएगा। अर्थ के स्तर पे जो है हम ये देखें कि कहीं जो है शब्द का जो अर्थ व्यक्त हो रहा है, वो अर्थ में संकुचन तो नहीं आ रहा है या उसमें अर्थ के स्तर पे कोई परिवर्तन तो नहीं है या कहीं विस्तार तो नहीं पा रहा है। तो अलग-अलग स्तरों पे जो है अर्थ के संदर्भ में भी अनुवादक को देखना होता है, उसका भाषिक विश्लेषण करना है और व्याकरणिक कोटियों के स्तर पर भी उसको देखकर चलना होगा। जब इस तरह की ये सब चीज़ें करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या मूल रूप से कर रहा है अनुवादक? स्रोत भाषा पाठ का भाषिक विश्लेषण कर रहा है। भाषा के स्तर के अंतरों को जो है ध्यान में रख रहा है ताकि लक्ष्य भाषा में जब वो पाठ को प्रस्तुत करे, तो उन अंतरों को के जो है संदर्भ को ध्यान में रखकर, उन अंतरों को ध्यान में रखकर सार्थक अनुवाद करने की दिशा में, सटीक अनुवाद करने की दिशा में आगे बढ़ सके। दूसरे अब मैं बात करता हूँ सांस्कृतिक विश्लेषण को लेकर भी। यानी कि भाषा के स्तर पर जो सांस्कृतिक तत्वों का समावेश है, उन तत्वों को समझना और उसे लक्ष्य भाषा की संस्कृति के संदर्भ में जो है विश्लेषित करते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास करना, ये अनुवादक के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वाला काम है। उसे ये ज़रूर ध्यान में रख के चलना होगा, कुछ और तकनीकी शायद दिक्कत ना हो रही हो। उसे सांस्कृतिक संदर्भों में ये देख के चलना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस्कृतिक जो तत्व हैं, सांस्कृतिक जो पक्ष हैं, वो स्रोत भाषा से जो में के ज़रिए जो अभिव्यक्ति पा रहे हैं, लक्ष्य भाषा में कहीं उनसे डेविएशन तो नहीं हो रहा है। डेविएशन मतलब कहीं ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है कि कहीं विचलित हो रहा है और लक्ष्य भाषा की संस्कृति का वो अंग है या नहीं है, या अगर मिल भी रहा है तो उसका उसी संस्कृति में कहीं भिन्न अर्थ तो नहीं है। जैसे मैं बात करूं, अगर अमेरिकन अंग्रेजी के संदर्भ में बात की जाए तो एक वाक्य है, ही टेक्स 2 ऑरेंज डेली इन द ब्रेकफास्ट। ही टेक्स 2 oranges only daily in the breakfast। अब यहाँ पर जो सांस्कृतिक संदर्भ जो है, सांस्कृतिक संदर्भों में देखें तो इस वाक्य में हमें जो नज़र आ रहा है वो ऑरेंजेस की बात है, क्योंकि संस्कृति का ही ये पक्ष है। ऑरेंजेस खान-पान की शब्दावली हो, रहन-सहन की शब्दावली हो, और उसके साथ-साथ जो है जीवन व्यवहार की, आचार व्यवहार की हो, त्योहार, पर्व जैसे पक्ष जो हैं, ये सभी सांस्कृतिक पक्ष हैं। संस्कृति से जुड़े हुए तत्व हैं, क्योंकि संस्कृति वो एक बहुत व्यापक संदर्भ को लिए हुए है और इस वाक्य में जो है सांस्कृतिक तत्व जो निकल के आ रहा है वो खान-पान की शब्दावली के संदर्भ में है और वो खान-पान की शब्दावली क्या है? ऑरेंजेस की बात की जा रही है। अगर हम सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में ना रखें, तो इस वाक्य का अगर अनुवाद कर रहे हैं, तो अनुवादक स्वाभाविक रूप से आप ही बताइए क्या अनुवाद करेगा? ऑरेंजेस को वो संतरा मान के चलेगा और अनुवाद जो करके रख देगा वो इस तरह से हो सकता है कि वह प्रतिदिन नाश्ते में 2 संतरे खाता है। जबकि देश काल की संस्कृति के संदर्भ में देखें, यानी कि अमेरिकन संस्कृति के संदर्भ में देखें, तो यहाँ ऑरेंजेस शब्द जो है वो संतरे के लिए ना होकर मौसमी के लिए है। अब छोटी सी जो है एक तरह की कही जाए गलती है, सांस्कृतिक संप्रेषण के स्तर पर विश्लेषण अगर नहीं किया अनुवादक ने सार्थक, तो उसका अनुदित पाठ क्या अभिव्यक्त करके दूसरे के सामने रखेगा और वह अनुदित पाठ जो है उसकी क्वालिटी को क्वेश्चनेबल बना देगा। और यही जब सांस्कृतिक जो तत्व को ध्यान में रख के अनुवादक अनुवाद कर रहा है, तो नतीजा क्या होगा कि वह सार्थक अनुवाद होगा, सटीक होगा, समतुल्य होगा। अगर ये तो हमने अमेरिकन संदर्भों में बात की, ऐसे ही अगर हम भारतीय संदर्भ में भी कहें
तो एक हमारे यहाँ जो है बड़ा कॉमन से जो है बात की जाती है गंगा नहाना या गंगा स्नान जैसी बात। तो गंगा स्नान या गंगा नहाना जो है ये जो कहा जा रहा है उसके जरिए क्या व्यक्त हो रहा है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है गंगा नदी में जाके नहाकर आया है। ये गंगा नहाना जो है कहना, वो एक तरह से जो है उसको ये कहें कि किसी तरह के दायित्व से मुक्ति है, या उसके अलग-अलग जो है सांस्कृतिक संदर्भ, सांस्कृतिक अर्थ निकल के आ सकते हैं। उत्तरदायित्व से जो है का निर्वाह पूरी तरह से हो गया, उसको भी ये संदर्भ में जो है हम इसको ले सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि बेटी के विवाह के बाद जो है वो अपने दायित्व से मुक्त हो गया है, या जो है दायित्व की मुक्ति को महसूस कर रहा है। यहाँ पे जो महसूस करना जो है वो गंगा नहाना है, वो कोई सिंपली ये कहा जाए कि डिप करना नहीं है, गंगा में जाके नहा लेना, ये चीज नहीं है, बात नहीं है, ना ही डुबकी लगाने की सेंस में है। तो आप देख रहे हैं, जो मेरा जो उद्देश्य है उदाहरण देने का, वो सिर्फ इतना है कि स्रोत भाषा पाठ का न केवल भाषिक जो है विश्लेषण करना जरूरी है अनुवादक के लिए, बल्कि भाषिक के साथ साथ सांस्कृतिक विश्लेषण भी आवश्यक है। सांस्कृतिक विश्लेषण के साथ साथ अगर मैं बात अब करूं, तो वो है विषय वस्तु परखता को ध्यान में रखना। विषय वस्तु परखता मतलब ये आ गया कि सामग्री जो है, जो ट्रांसलेटेबल टेक्स्ट है, वो किस विषय वस्तु से संबंधित है, उस वो मतलब किस डोमेन ऑफ नॉलेज से है। क्या वो सृजनात्मक साहित्य है, क्या वो ज्ञानात्मक साहित्य है, और खास तौर पे बात की जाए तो सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य के जो है अलग-अलग अपेक्षाएं होती हैं। सृजनात्मक साहित्य में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया हुआ होता है, वो भाषा जो है अभिधापरक भाषा कम होती है, लक्षणा और व्यंजना परक शब्द शक्ति वाली भाषा होती है क्रिएटिव लिटरेचर में। लेकिन यही जब हम नॉलेज टेक्स्ट की बात करें, यानी ज्ञान के साहित्य की बात करें, तो वहां पर जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वो अभिधा परक ज्यादा है। उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा अर्थ होता है, उसमें कहीं कोई इफ बट्स नहीं है, कि कोई अलग अलग नए नए अर्थ संदर्भ नहीं निकल रहे हैं। पर यही सृजनात्मक साहित्य में जो है जितनी अधिक जो है भाषा हम ये कहें कि लक्षणा व्यंजना परक होगी, उतनी ही जो क्रिएटिविटी जो है ज्यादा निकल के आती है, पाठक को उतनी ही रस की अनुभूति होती है। जो भारतीय काव्य शास्त्र में जो रसानुभूति शब्द कहा गया है, तो भाषा में जो है साहित्य में भाषा के जरिए जो व्यक्त किया जा रहा होता है, लक्षणापरक भाषा हो या व्यंजनापरक भाषा हो, तो वो क्रिएटिव लिटरेचर को तो बहुत जो है आनंददायक बना देती है। लेकिन हम बात करें ज्ञानात्मक साहित्य की, यानी नॉलेज टेक्स्ट की, तो नॉलेज टेक्स्ट में जो है सीधी सरल सहज सपाट भाषा का प्रयोग करना, यानी अभिधापरक भाषा का जो है प्रयोग करना ही वांछित होता है। तो विषय वस्तु के संदर्भ में भी अनुवादक को ये देखना है कि क्या जो पाठ वो अनुवाद करने जा रहा है वह सृजनात्मक साहित्य है या कि ज्ञानात्मक साहित्य है। अब बात करता हूं मैं मतलब ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में ही आगे बात बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि सृजनात्मक साहित्य में तो अनुवादक से जो अपेक्षित होता है वो सृजनात्मकता की ही अपेक्षा बनी होती है। यानी जिस तरह से क्रिएटिव लिटरेचर मूल लेखक ने तैयार किया है, वैसे ही क्रिएटिविटी वाला लिटरेचर जो है ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में भी आना चाहिए। वो पाठ का सह पाठ होना चाहिए, को टेक्स्ट जो है एक तरह का नजर आए। लेकिन ज्ञानात्मक साहित्य में जो है वहां पर क्रिएटिविटी की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि यह है कि अनुवादक को विषय वस्तु का बोध होना चाहिए, विषय क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। अगर अनुवादक को सब्जेक्ट नॉलेज या डोमेन एरिया नॉलेज नहीं है, तो वो अनुवादक के लिए जो है समस्या पैदा कर सकता है।
अनुवादक से जो है गलत अनुवाद करवा सकता है। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं, एक छोटा सा शब्द हम देखें, ईशु शब्द ही है। अब ईशु शब्द आमतौर पे भी इस्तेमाल में लाया जाता है कि मुद्दा क्या है या मसला क्या है, उस संदर्भ में इशू शब्द का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यही इशू शब्द जब मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो पत्रिका वगैरह का जैसे इशू नंबर होता है, यानी अंक संख्या की बात की जा रही है। और यही इशू शब्द जब हम हमारे जीवन व्यवहार के दूसरे संदर्भ में देखें तो ये भी रहता है कि अगर किसी महिला के संदर्भ में बात की जा रही है कि इशू लेस है, तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि वह महिला निसंतान है, उसके कोई बच्चा नहीं है। तो अब आप देखिए कि एक ही शब्द अलग अलग क्षेत्र में कैसे अलग अलग अर्थ को व्यक्त कर रहा है। और बात करूं मैं अगर, तो बिल शब्द को ही देखिए। बिल शब्द जो है विधि के क्षेत्र में क्या अर्थ दे रहा है, और लेखा के संदर्भ में यानी अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बिल एक अलग अर्थ को व्यक्त कर रहा है। और यही शब्द जब संसद के संदर्भ में बात की जाए, संसद में बिल पेश किया गया, तो वह बिल जो है अकाउंट्स वाला बिल नहीं है जिसके जरिए जो है खर्चे की बात की जा रही है या पैसा जो है लेन देन की को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक ही शब्द अलग अलग जो है डोमेन में कैसे अलग अलग अर्थ को व्यक्त कर रहा है। अब हम चार्ज को ही देखें। चार्ज जो है विधि में आरोप हो रहा है। अब यही चार्ज शब्द जो है बैटरी वगैरह चार्ज करने के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जाए, और यही चार्ज प्रशासन के क्षेत्र में आ रहा है तो दायित्व से जुड़ रहा है, और यही बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो है खर्चे से बात बना रहा है। तो आप देखें कि शब्दों के स्तर का ये जो अंतर है कि शब्द एक ही है लेकिन उसमें अर्थ के स्तर पे अंतर जो आ रहा है वो विषय या डोमेन के अलग अलग हो जाने की वजह से आ रहा है। तो अनुवादक को विषय वस्तु का स्तर का जो है ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसी के साथ साथ जो है पारिभाषिक शब्दावली का भी ज्ञान होना होता है। तो हम देखें तो विश्लेषण जो वो किया किया गया है, अनुवादक ने अगर सोर्स टेक्स्ट का एनालिसिस का की स्टेज से गुजरा है, उस प्रक्रिया से गुजरा है, तो वह पाठ को भाषा के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में और विषय वस्तु के संदर्भ में उसका मूल्यांकन कर रहा है। या हम जिसे ये कहा जाए कि तार तार रुई में जैसे तार तार की जाती है रुई ढूंढने के काम में, वैसे ही पाठ को भी तार तार करते हुए समझने की प्रक्रिया से अनुवादक गुजर रहा है। अब इस समझने की प्रक्रिया से गुजरते हुए जो है वो अनुवादक क्या भूमिका निभा रहा है, वो पाठक की भूमिका में है। उसे अभी जो है वो उससे आगे नहीं बढ़ रहा, सिर्फ क्या है मूल पाठ को समझ रहा है, और मूल पाठ के साथ साथ उसकी संस्कृति, उसके विषय वस्तु के संदर्भ में भी पाठ को समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अनुवादक जो है उसका जो अस्तित्व हमारे सामने नजर आ रहा है, वो अस्तित्व हम ये कहें कि पाठक के रूप में है। जब वह इस पूरे के पूरे विश्लेषण की प्रक्रिया से गुजर लेता है तो अनुवादक अंतरण की प्रक्रिया की तरफ बढ़ता है। अंतरण का मतलब यह है ट्रांसफर करना, यानी स्रोत भाषा में जो कुछ कहा गया है उसको लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ये अंतरण क्या है? सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रख के चलनी होगी कि अंतरण की प्रक्रिया में जब अनुवादक गुजर रहा है तो वह द्विभाषिक व्यक्ति की भूमिका में है, यानी सिर्फ पाठक नहीं है, वो पाठक के साथ साथ वो एक तरह से हम कहें कि अनुवादक की भूमिका निभा रहा है, दो भाषाओं के ज्ञाता की भूमिका निभा रहा है, ताकि स्रोत भाषा में जो कुछ कहा गया है उसको लक्ष्य भाषा में समतुल्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ शब्द जो है समतुल्य भी खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, और वो समतुल्य क्या है कि लगभग बराबर। ये भी नाइडा की दी हुई अवधारणा है, समतुल्य क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट की बात यूजीन एंड नाइडा करते हैं
ये समतुल्यता क्या है कि स्रोत भाषा में जो भी कुछ कहा गया है, उसके बराबर जो है, कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके नियरेस्ट क्लोज़ेस्ट मीनिंग जो आ रहा हो, उस मीनिंग को ग्रास्प करना, उस मीनिंग के लिए प्रतिशब्द जो है प्रस्तुत करने का प्रयास अनुवादक के द्वारा किया जाता है। अब बात आ रही है कि वो एक तरह से जो है ना मूल पाठ के जो अर्थ को समझते हुए लक्ष्य भाषा में ट्रांसफर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ अनुवादक को क्या चीज जरूरी है, उसे हम देखें तो सबसे पहले उसे भाषा के ज्ञान जो है होना चाहिए, यानी दोनों भाषाओं का आधिकारिक ज्ञान, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों पर जो है उसका हम ये कहा जाए कि सिर्फ पकड़ ही नहीं हो बल्कि मजबूत पकड़ होनी चाहिए, ताकि वे बेहतर तरीके से पाठ को समझते हुए बेहतर तरीके से पाठ को दूसरी भाषा में प्रस्तुत कर सके। साथ ही उसके लिए जो अपेक्षा की जाएगी वो विषय के ज्ञान को लेकर है। अभी जैसे मैंने पहले ही चर्चा की है, सब्जेक्ट नॉलेज या डोमेन नॉलेज जो है होना बहुत जरूरी है। और डोमेन नॉलेज जो है उसको ज्ञानात्मक साहित्य का बेहतर अनुवाद करवाएगी, और यदि वह सृजनात्मक साहित्य की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है, यानी उसका विश्लेषण वगैरह करना कर चुका है और अनुवाद की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो अनुवादक के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें प्रतिभा और कल्पना भी हो। यानी जो क्रिएटिव राइटिंग के लिए जो चीजें अपेक्षा की जाती है मूल लेखक से, वैसे ही अपेक्षा जो है अनुवादक से भी होती है कि वह अपनी प्रतिभा और कल्पना शक्ति के दम पर जो है सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद खास तौर पे और ज्ञानात्मक साहित्य में भी उसको जहां आवश्यकता हो अपने इन्हीं गुणों को लागू करते हुए आगे बढ़े। तभी वह बेहतर अनुवाद की तरफ जो है आगे बढ़ के समतुल्य अनुवाद की दिशा में, या ये कहें कि हम समतुल्य अनुवाद के जो है टारगेट को छूने में उपलब्धि हासिल कर पाता है। अब इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है कि समतुल्यता की प्रस्तुति करना। अब ये समतुल्यता जो है 100% तो संभव नहीं है। 100% का मतलब ये है कि जो कुछ सोर्स लैंग्वेज में कहा गया है बिल्कुल वही का वही टारगेट लैंग्वेज में भी आ जाए। तो इस पे तो कई अनुवाद चिंतकों ने तो ये भी कहा है कि जैसे कोई परफ्यूम की शीशी में परफ्यूम है और उस परफ्यूम को एक शीशी से दूसरी शीशी में उड़ेलने का जब काम करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत परफ्यूम जो है हवा में उड़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है थोड़ा बहुत ये कहा जाए कि पूरा का पूरा दूसरे जो है शीशी में जो है रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाता, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन आ जाएगा, उसमें कमी हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ये स्वाभाविक है अनुवाद करते समय जो है। पर ऐसे में ये अनुवादक की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितने बेहतर तरीके से सामग्री को जो है प्रस्तुत कर रहा है, यानी एक भाषा में जो कुछ कहा गया है उसको पूरा का पूरा कितने नियरेस्ट जो है क्लोजेस्ट स्टाइल में बिल्कुल समकक्ष तो नहीं हो सकता लेकिन निकटतम समतुल्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। यही ट्रांसमिशन जो है इसके बारे में उसको बेहतर समझ मिलती है जब वो अंतरण की प्रक्रिया से गुजरता है। अब इस अंतरण की प्रक्रिया के दौरान ही जो है उसे जो है अर्थानुवाद जैसी स्थिति से भी गुजरना पड़ जाता है। हाँ, नहीं मैं ये कहूँगा कि इसमें वो देखते हुए ये कर सकता है कि जो संप्रेषणीय भाव है वो बेहतर तरीके से जो निकल के आए। उदाहरण के लिए बात करते हैं, अब नमस्ते शब्द ही है और खास तौर पे अब कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के फैलने के बाद तो नमस्ते जैसा शब्द जो है एक वैश्विक स्तर पे कहा जाए कि पारिभाषिक शब्द के रूप में अपना स्थान बना चुका है। अब हिंदी में जो है साहित्य में या कहीं भी लिखा हुआ नमस्ते शब्द है तो अनुवादक अब उसके लिए जो है क्या शब्द इस्तेमाल करें, उसे जो है ये देख अगर टेक्स्ट का
ये कहा जाए कि पूरे के पूरे टेक्स्ट की संरचना अगर उसे यह दिशा निर्देश दे रही है कि वो सुबह के समय जो है किसी व्यक्ति द्वारा नमस्ते शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग कर सकता है, यानी अंतरण करने की दिशा में जो है वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जैसी जो है सिचुएशन बना सकता है। ऐसे ही और भी हम देखते चले जाएंगे, तो जो हम ये कहें कि भाव को जहां तक हो सके नियरेस्ट लाने के लिए वो अंतरण में विशेष सावधानियां बरतता है। और साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण जानकारी जो दी गई है सोर्स टेक्स्ट में, उसको भी बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयास करे। जैसे कहीं पाठ में लिखा हुआ आ जाए जी जान से, अब जी जान से जैसा चाहे चाहे आप इसको मुहावरेदार प्रयोग कह सकते हैं। अब इस तरह के प्रयोग के जरिए जो भाव व्यक्त किया जा रहा है उसको या उसके समतुल्य जो कहा जाए भाव को लाना लक्ष्य भाषा में अनुवादक के लिए जरूरी है, और ये वो तभी ला पाएगा जब लक्ष्य भाषा पर भी उसका समान अधिकार हो और उसी अधिकार के बल पर वो टूथ एंड नेल्स जैसा जो है शब्द का इस्तेमाल इसके लिए कर सकता है। और कहीं ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उसको जो है अर्थ को खोल के प्रस्तुत करना पड़ जाए, यानी उसका जो है जो है व्याख्या करनी हो जाए या पैराफ्रेज जिसे कहा जाए, भावानुवाद करने जैसी स्थिति बन जाए, वैसे भी अनुवादक को करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी का ही जो रिश्ते नाते की जो शब्दावली का एक शब्द है जेठ। अब ये जेठ शब्द जो है रिश्ते नाते की शब्दावली में यह है कि पति के जो बड़े भाई को जेठ कहा जाता है, ये सांस्कृतिक शब्दावली का भी हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर अनुवादक जो है ट्रांसफर करने के लिए इस शब्द को, यानी लक्ष्य भाषा, अगर हम इसे अंग्रेजी के संदर्भ में देखें तो अंग्रेजी के संदर्भ में जो है इस शब्द का प्रतिशब्द बनाने के लिए प्रयास करेगा तो उसे कोई शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी संस्कृति में जो है जो इस रिश्ते नाते के लिए कोई शब्द आपको नहीं मिल रहा है। तो वहां अनुवादक को जो है ये सोच जो है इसका ट्रांसलेशन करते समय विश्लेषणात्मक जो है एक तरह से प्रयास करते हुए ये करना पड़ेगा कि वह उसको एल्डर ब्रदर ऑफ हस्बैंड लिख दे। तो आप देखिए कि कैसे अंतरण की प्रक्रिया के दौरान अनुवादक द्विभाषिक व्यक्ति की भूमिका में है, यानी दो भाषाओं को जो है जानने और व्यवहार में लाने वाला जो व्यक्ति वो है, और अपने इस प्रक्रिया से गुजरते हुए स्रोत भाषा पाठ को लक्ष्य भाषा पाठ के समतुल्य प्रस्तुति या समतुल्य ट्रांसमिट करने के जो है कोशिश में वो लगा हुआ है। जब वह इस स्टेज से भी गुजर जाता है तो उसके बाद वो जो है अनुवादक एक तरह से कहा जाए पुनर्गठन के प्रयासों की तरफ बढ़ता है। ये पुनर्गठन का अर्थ यहाँ पे ये है कि वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, और ये रिकंस्ट्रक्शन किसमें है? स्वाभाविक है कि वो लक्ष्य भाषा में ही है, क्योंकि जो उसने सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट को देखा पढ़ा है, समझा है, और उसको दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में जिसे अपने जो भाषा में प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब मानसिक स्तर पर उसका एक तरह से अंतरण की प्रक्रिया से गुजरा है, भाषांतरण की प्रक्रिया से गुजरा है, और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो अब उसको पुनर्गठित कर रहा है, यानी लक्ष्य भाषा में पिरो रहा है। अब इस लक्ष्य भाषा में पिरोने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर अनुवादक जो है ना तो वो पाठक की भूमिका में है, ना ही वह द्विभाषिक व्यक्ति की भूमिका में है। यहाँ पर अनुवादक की भूमिका बदल जाती है और वह भूमिका हो जाती है लेखक की भूमिका, यानी कि जिस तरह से मूल लेखक ने लेखन कार्य किया था अपनी भाषा में या मूल भाषा पाठ को प्रस्तुत करने में, वैसी ही भूमिका अब अनुवादक को भी निभानी होगी। वैसी ही भूमिका अब अनुवादक को निभानी होगी, और पाठक इसमें जो है वो एक तरह से लेखक के स्तर पर
जो गुण दायित्व अपेक्षाएं होती हैं मूल लेखक से, वैसे ही गुण दायित्व अपेक्षाएं जो है अनुवादक से भी रहेंगी। पर इस पुनर्गठन में हम भी ये भी थोड़ा देख के चलना होगा कि पुनर्गठन जब वह कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो सोर्स टेक्स्ट का ही कर रहा है। जो मूल लेखक है वो तो स्वतंत्र है, उस स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए वो अपने पाठ को कहीं भी किधर भी मोड़ सकता है। यानी कि एक तरह से ये कहा जाए कि सड़क में कहीं पर भी किसी भी दिशा में मुड़ते हुए सड़क को मोड़ देना या वाहन को अपनी जो है इच्छा के अनुसार डाइवर्ट कर देना। लेकिन यहाँ अनुवादक के आगे बंदिश है। अनुवादक जो है मूल लेखक के द्वारा जो सड़क बनाई गई है या जिस दिशा में उसने बढ़ने का प्रयास किया है, अनुवादक उसी दिशा में ही लक्ष्य भाषा में बढ़ने का प्रयास करता है। अनुवादक स्वतंत्र नहीं चल सकता, वहां उसको ये देख के चलना होगा कि पाठक ने क्या भूमिका निभाई है। यहाँ कुछ और दिक्कत सी हो रही है, 1 मिनट के लिए मैं रुकना चाहूंगा। हाँ जी। तो पुनर्गठन की प्रक्रिया में मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पुनर्गठन जब वो कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से जिन तत्वों की मैंने बात की है विश्लेषण में, या एक तरह से कहा जाए कि अंतरण के दौरान भी वो जिन तत्वों को ध्यान में रख रहा है, वैसे ही तत्वों के आलोक में उसको पुनर्गठन के भी प्रयास करने हैं। अब ये पुनर्गठन के प्रयास जो है क्या है, ये भाषा से संबंधित भी हैं, भाव से संबंधित भी हैं, शैली से संबंधित भी हैं। यानी भाषा के स्तर पर भी उसको जो चीजें उसने समझी हैं, विश्लेषित की हैं, उनको लक्ष्य भाषा में भी उनके आलोक में वो बात करे। यानी लक्ष्य भाषा में प्रस्तुति करते समय उन पक्षों को ध्यान में रखे। और वो पक्षों ने अनुवादक को क्या किया, समतुल्यता की स्थिति तक पहुंचने की दिशा में रास्ता दिखाया है। तो अनुवादक को हम ये कहें कि भाषा की संरचना व्याकरण के स्तर पर हम देखें तो भाषा परक समतुल्यता जो है उसको बनाए रखना है। यानी पुनर्गठन करते हुए, लेखन कार्य करते हुए या दूसरी भाषा में मूल पाठ को प्रस्तुत करते हुए भाषा के स्तर की जो है समतुल्यता है उसको बनाना है। उसके साथ साथ उसको भाव की समतुल्यता को बनाना है। यानी भाव का यहाँ पे अर्थ ये है कि जो मूल पाठ में कहा गया है उस अर्थ को बनाए रखना है, और आवश्यकता के अनुसार कहीं वो जो है अर्थ अर्थ का अनुवाद लेके चल सकता है, भाव का अनुवाद लेके चल सकता है, कहीं वह शब्दानुवाद कर सकता है। अलग अलग रणनीतियों को अपनाते हुए वो आगे बढ़ता है। और सिर्फ भाषा और अर्थ के स्तर का या भाव के स्तर का ही उसे समतुल्यता नहीं रखनी है। इसके साथ साथ जहां तक कोशिश हो सके, यहाँ मैं खास तौर पे यही बात दोबारा कहूंगा, जहां तक कोशिश हो सके अनुवादक को जो है मूल पाठ की शैली के स्तर पर भी समतुल्यता बनाने की कोशिश या प्रयास करने चाहिए। पर ये अनिवार्य नहीं है, या हम ये कहें कि अनिवार्य रूप से जो है लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि अनुवाद करते समय अनुवादक को सोर्स टेक्स्ट के जहां भाषा को, भाव को समतुल्य रूप में प्रस्तुत करना है, तो वो तो संभावना होती है फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुवादक स्वतंत्र भी है अपने अनुवाद लेखन कर्म में। लेकिन जब शैली के स्तर की बात आ जाती है, यानी कि भाषा के में जो शैली परखता है, जो उसका मूल लेखक का जो है जो स्टाइल है, उसकी जो लेखन शैली है, उसी लेखन शैली का अनुकरण करना या उसकी समतुल्य प्रस्तुति करना, ये अपने आप में बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और खास तौर पे क्रिएटिव लिटरेचर में यानी सृजनात्मक साहित्य की बात करें तो वहां पर इस शैली को बनाए रखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिएटिव लिटरेचर का अस्तित्व ही जो है उसमें एक शैली वैशिष्ट्य को लिए हुए होता है।
ज्ञानात्मक साहित्य में इस तरह के जो है शैली के स्तर का हमें कोई बहुत वैशिष्ट नजर नहीं आता है, क्योंकि लेखक सिर्फ ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को माध्यम बनाता है, वो शैली जैसी चीज की तरफ नहीं बढ़ता है। पर अब जो क्रिएटिव लिटरेचर है, सृजनात्मक साहित्य है, उसमें साहित्यकार का तो मूल उद्देश्य ही यही है, आनंद की अनुभूति कराना। और उस आनंद की अनुभूति में जहां कथ्य और भाव की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है, वैसा ही महत्व जो है शैली का भी है। तभी तो सभी जो है ये कहा जाए, साहित्यकारों का जो है लेखन का जो स्टाइल है, लेखन शैली जो है एक जैसी नहीं नजर आएगी आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली आपको भिन्न नजर आएगी, डॉक्टर नगेंद्र की शैली जो है भिन्न है। और अगर हम मध्यकाल के संदर्भ में बात करें तो कबीर की भाषा शैली और तुलसी की भाषा शैली में आपको साफ तौर पे अंतर नजर आएगा। तो अनुवादक को इस तरह के जो भाषा शैली के स्तर के जो अंतर हैं उनको बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और इसीलिए अनुवाद सिद्धांत चिंतन में ये कहा जाता है कि अनुवादक को अगर किसी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज करना हो तो वह शैली के स्तर पे तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, रखना अनुवादक से ज्यादा अनिवार्य रूप से अपेक्षा रहती है। अब शैली में भी बात करते हैं तो उसमें चाहे आपको जो विषय वस्तु के स्तर का देखें, विधा के स्तर की है, व्यक्ति की अपनी शैली है, इन सब पक्षों पर और अधिक बात की जा सकती है, लेकिन इसको संक्षेप में यही समझिए कि शैली का भी एक अपना वैशिष्ट्य है और इस शैली ही के स्तर की समतुल्यता को बनाए रखना और उसे पुनर्गठित करना वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और खासतौर पे कविता के अनुवाद यानी पोएट्री ट्रांसलेशन या काव्य अनुवाद जिसे हम कहते हैं, उसके संदर्भ में तो लगभग नामुमकिन है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कविता का अनुवाद अनुवाद ही नहीं होता, वह तो पुनर्सृजन होता है, ट्रांसक्रिएशन होता है, रिक्रिएशन होता है, वह अनुवाद नहीं होता। और उसका मूल मंतव्य क्या है कि शैल जो कविता के जो मूल कविता में जो शैली व्यक्त की पुनर्गठन में हमने जहां देखा कि शोध भाषा पाठ की जो भाषा परक समतुल्यता, भाव परक समतुल्यता या फिर शैली परक समतुल्यता को बनाए रखने की कोशिश अनुवादक की रहती है, वहीं पर जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान अनुवादक लेखकीय भूमिका में होता है। धन्यवाद। मुझे जो है अभी ये देखने में पता चल रहा है कि मैं अब जो है वो उस पे लाइव चल रहा है। जो कुछ कमेंट्स आए हैं उन कमेंट्स के आधार पे मैं अपनी बात को आगे जारी रख रहा हूँ। तो अनुवाद प्रक्रिया के जो है चरणों की बात करते हुए मैंने पुनर्गठन जो चरण है, जो तीसरा चरण, उस पर बात कर रहा था। और इसमें हमने बात करते हुए देखा कि ये मूल रूप से क्या है, समतुल्यता समतुल्य रूप में प्रस्तुतिकरण पर केंद्रित है। यानी कि जो मूल पाठ में कहा गया है वो जहां तक हो सके लक्ष्य भाषा पाठ में भी नियरेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग के तौर पे प्रस्तुत हो जाए। अब इस प्रस्तुति का एक तरह से क्या है कि पहले हम जो है अंतरण और जो विश्लेषण और अंतरण की प्रक्रिया से जब गुजर रहे हैं तो वो एक अमूर्त अभिव्यक्ति वाला जो है चरण है। यानी वहां आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि अनुवादक जो है क्या कार्य कर रहा है। पर जब पुनर्गठन के चरण में पहुंचता है तो वह अनुवादक जो है मूर्त अभिव्यक्ति के जो है चरण में है। यानी अब वो फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने टेक्स्ट नजर आना शुरू हो गया है। अनुवाद प्रक्रिया के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे, जहां हमने जो है विश्लेषण और अंतरण की बात की और उसके साथ साथ पुनर्गठन पर भी चर्चा कर चुके हैं। और पुनर्गठन जो है ये स्टेज हम ये कहें कि मूर्त अभिव्यक्ति का जो है चरण है। अब इस चरण में जो है हमने ये भी विस्तार से बात कर ली है कि भाषा परक, भाव परक और शैली परक समतुल्यता कहाँ तक संभव है। तो कुल मिला के देखें
तो यहाँ पर आकर यानी कि अनुवाद के इस चरण पर पहुंचकर अनुवादक का जो प्रोडक्ट जो है वो हमें एक तरह का फिजिकल फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अनुवादक ने जो पहले पाठ को समझने का, उसका गहन अध्ययन करते हुए आत्मसात करने का प्रयास किया है, और इस आत्मसातीकरण के साथ साथ उसने जहाँ विश्लेषण किया है, और ये विश्लेषण भाषिक, सामाजिक और विषय वस्तु से संबंधित रहा है, वहीं उसने अंतरण की प्रक्रिया से भी गुजरते हुए जो है ये कहा जाए कि अपने भाषा ज्ञान या सांस्कृतिक बोध, अपनी प्रतिभा, कल्पना आदि के संदर्भ में जो है उसने टेक्स्ट को टारगेट लैंग्वेज की तरफ बढ़ाने के लिए मानसिक स्तर पर हम ये कहें कि ट्रांसमिशन के प्रोसेस से गुजरा है। वहीं पुनर्गठन की स्टेज पे आके वह लेखक की भूमिका में आ जाता है, और वह लेखक की भूमिका निभाते हुए जो है पाठ को लक्ष्य भाषा, हम ये कहें कि सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट का जो है उसको लक्ष्य भाषा पाठ के रूप में, मूर्त रूप में अभिव्यक्त कर देता है। पर ये तो मोटे तौर पे है ही है, तीनों ये चरण माने गए हैं, लेकिन बेहतर अनुवाद जो है हम ये कहें वह भी होता है कि अनुवादक जहाँ पुनर्गठन का काम करके एक तरह से ये कहा जाए कि अपने हाथ साफ करके नहीं बैठ जाता है, उसके बाद उसे थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो है वो किस तरह का तैयार हुआ है, और उस टेक्स्ट की जो प्रस्तुति या उसे हम ये कहें कि समझने के दौरान जो है जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, क्या उसमें कहीं किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, यानी रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है, उसका जो है संशोधन, परिमार्जन, समायोजन करने की आवश्यकता तो नहीं है। अब इस जब एक तरह से ये भी चरण मानते हुए अगर बात मैं करूं तो यह है कि लक्ष्य भाषा पाठ को भली प्रकार से समझने, पाठ को पाठक के रूप में जो है उसको पढ़ना, उसको जो है पढ़ने के दौरान आलोचनात्मक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना, और यह देखना कि क्या जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है वो सोर्स लैंग्वेज की पाठ की जो सामग्री है उसका जो है अनुदित पाठ और ये वाला जो है पाठ, यानी दोनों पाठों के बीच में एक तरह का कंपैरिजन की स्टेज है, और इस कंपैरिजन के जरिए क्या पता चल रहा है कि जो सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट में कहा गया है वही टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट में आ गया है या नहीं आया है, और वह टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट के फ्लेवर में है या नहीं है, यानी कि जो लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार सहज रूप से समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस अनुदित पाठ पर लक्ष्य भाषा पाठ की कहीं ना कोई छाया सी पड़ रही हो, और ये भी हो सकता है कि अर्थ के स्तर पे भी क्या वैसा ही अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है जो मूल पाठ में अर्थ को व्यक्त किया गया है। तो अर्थ के स्तर की स्पष्टता को भी समझना, उसको जो है ध्यान में रखना, अनुवादक का जो है ये एक तरह से कहा जाए पाठक की भूमिका के दौरान जो है वो समायोजन के प्रोसेस से गुजरता है। तो मूल हम रूप से देखें तो वो ये देखता है कुल मिला के कि जो अनुदित पाठ है क्या वो संप्रेषणीय है या नहीं, कम्युनिकेटिव है या नहीं, समझ आने लायक है या नहीं, बोधगम्य जिसे हम कहा जाए कि अगर वह पाठ बोधगम्य नहीं है, यानी अनुदित पाठ को पढ़ते हुए कहीं ये तो नहीं लग रहा कि यह अनुदित रूप लिए हुए है, तो इसका अर्थ ये है कि वह अनुदित पाठ जो है उसका बेहतर पाठ है, और रचना जो है एक तरह से अपना स्वतंत्र रूप या स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त करने वाली रचना के रूप में है, और अनुदित पाठ भी लक्ष्य भाषा के पाठकों को वैसा ही रसास्वादन कराने वाली जो है रचना बन गई है जो मूल पाठ के पाठकों को अनुभूति हुई होगी। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि अनुवाद प्रक्रिया के ये जो विभिन्न चरण हैं, इन चरणों के दौरान जो है जब अनुवादक गुजरता है तो अल्टीमेटली उसका जो मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि मूल पाठ जो है एक तरह से मूल पाठ का जो है
को टेक्स्ट के रूप में जो सह पाठ के रूप में अनुदित पाठ हो, और वह वैसा ही अनुभूति कराने वाला हो जैसी अनुभूति सोर्स टेक्स्ट के जो पाठक को जो हुई होगी। तो कुल मिला के जो है अनुवाद के प्रोसेस में जो है हमने ये चरण देखे। यही चरण जो है एक तरह के मशीनी अनुवाद के संदर्भ में भी हमारे सामने होते हैं। मशीनी अनुवाद के संदर्भ में फिर कभी जब मौका लगेगा तो वहाँ पर इन्हीं चरणों की बात की जाएगी। मोटे तौर पे ये बता दिया जाए कि वहाँ भी जो मनुष्य जिस तरह से अलग अलग चरणों से गुजर के, मनुष्य मतलब अनुवाद करने वाला व्यक्ति जो है अलग अलग चरणों से गुजर के अनुदित पाठ को लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचाता है, वैसे ही मशीनी अनुवाद प्रक्रिया में भी कंप्यूटर या अनुवाद का जो सिस्टम जो है वो अलग अलग चरणों से गुजरकर अनुदित पाठ की तरफ बढ़ने का रहता है। तो वहाँ पर जो है हम बात करते हैं पार्सिंग की, जिसे पद निरूपण कहा जाता है, पद निरूपक की, इसके अलावा बात की जाती है इसके अंतरण कोश की, ट्रांसफर लेक्सिकन की, और साथ में ही जनरेटर की, जनित्र की। इन पर हम लोग जो है बाद में बात करेंगे स्वतंत्र रूप से। और मैं मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, हालांकि ये प्रश्नों की दिक्कत ये है कि कुछ स्क्रीन पे अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे हैं या पहले वाले टेक्स्ट में से नहीं है, ये तकनीकी विघ्न के कारण जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। पर फिर भी मैं आमंत्रित करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने मतलब किसी की इस बारे में कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। और अन्यथा जो है फिर मैं इसको समय को देखते हुए जो है हम लोग इसे फिनिश करने के प्रोसेस में बढ़ेंगे। हाँ जी, ये अभी एक नीरज शर्मा जी की तरफ से प्रश्न आया है कि हिंदी के जिन लेखकों ने विशेष रूप से शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी में जो साहित्यिक दृष्टि से अनुवाद किया है, इन लेखकों के अनुवाद की प्रक्रिया को किस रूप में देखा जा सकता है? क्या इनका अनुवाद काव्यात्मक अनुवाद की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या कथा साहित्य के अनुवाद की श्रेणी में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है नीरज जी। आप इनके जो है अनुवाद प्रक्रिया की जो है के बारे में अगर आपको मौका लगे तो आप उनके लेखों को देखें, और उन लेखों को देखने से आपको जो है अंदाज़ा होगा कि इन अनुवादकों ने किस दृष्टि से अनुवाद किया है और किस प्रक्रिया से गुजरते हुए। कुल मिला के इतना अवश्य है कि ये जो अनुवादक जो हैं ये सृजनात्मक साहित्य के अनुवादक हैं। तो जो सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर इन्होंने अपने आप को ढाला हुआ है, और उन्हीं कसौटियों के संदर्भ में जो है उनके जो है अनुवाद हमारे सामने नज़र आते हैं। नाटक का अनुवाद जो है, ख़ास तौर पे नाटक जो विधा है उसकी जो भाषागत विशेषताएं हैं, उन संदर्भों को देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि दोनों ही जो है ये कथा साहित्य और काव्य अनुवाद वाले जो है प्रक्रिया उसी से गुजरते हुए रहा है। मूल रूप से ये सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद का विषय है, और इसमें जो मैंने आपसे बात की थी, जो अपेक्षा भाषा की व्यंजना शब्द शक्ति की, लक्षणा शब्द शक्ति की लेखन के दौरान होती है, वैसी ही शब्द शक्ति की आवश्यकता अनुदित पाठ में भी होती है। और जो अनुवादक इसमें कहीं ऐसे आप ये मान के चलिए कि सिर्फ कोई ऐसी नियमबद्धता नहीं है कि एक ही चीज़ को या आधार को लेकर अनुवादक जो है आगे बढ़ता जाएगा। अनुवादक के पास ये लिबर्टी है कि
कि वो कहाँ जो है उसको काव्य अनुवाद के संदर्भ में जो उसको देख रहा है, या कथा साहित्य के या विषय के संदर्भ में देखते हुए चल रहा है। मूल उसका उद्देश्य है संप्रेषणीयता को बनाए रखना, और वह संप्रेषणीयता सहज होनी चाहिए। एक और अन्य प्रश्न जो किया गया है वो है कि सर आप थोड़ी मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। मैं इस संबंध में जो है ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मशीनी अनुवाद प्रक्रिया जो है बहुत थोड़ा विस्तार की अपेक्षा रहती है, और शोध संवाद के आयोजकों से मैं अनुरोध करूँगा कि इसके लिए जब कभी वो मुझे या किसी भी अन्य विद्वान को अवसर देंगे तो वह इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसमें संक्षेप में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जो कार्य अनुवादक व्यक्ति करता है वही कार्य जो है जब मशीन से करवाया जा रहा है तो वह मशीनी अनुवाद है। अब इसका अर्थ यह है कि जिस तरह की प्रक्रिया से मनुष्य गुजरता है अनुवाद के दौरान, वैसी ही प्रक्रिया से मशीन भी गुजरती है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मनुष्य की जो स्मृति है, यानी कि जो उसका जो है मेमोरी है, वो सहज रूप से वो अपने मनोमस्तिष्क में जो है बनी हुई है, जबकि मशीनी अनुवाद क्या है, सिंपली एक मशीन के द्वारा किया जाने वाला अनुवाद है। उसके लिए ये जरूरी है कि मशीन को आप उसको ऐसे दिशा निर्देश और जो है हर तरह से भाषा आदि के संदर्भ में भी उन्हें पूरी की पूरी जानकारी दें ताकि वे बेहतर अनुवाद कर सकें। जो अनुवाद व्यक्ति अपने लेवल पे करता है वो अनुवाद मशीन से करवाना है तो मशीन को पहले भाषा ज्ञान तो देना होगा। दोनों भाषाओं का ज्ञान ही नहीं, उसके साथ अंतरण कोश जैसी चीज़ें भी शामिल होती हैं। पर यह एक पूरे विस्तार से इस पे अपेक्षा है। मैं चाहूँगा कि कभी जब अवसर मिले तो हम और विस्तार से बात करेंगे। एक और जो है प्रश्न आया हुआ है, अनुवाद और व्यतिरेकी का संबंध। ये जो है कंट्रास्टिव एनालिसिस की बात है। और इससे ऊपर एक और जो है प्रश्न है, प्लीज शेयर योर थॉट्स अबाउट न्यू ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखिए ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है बेसिकली जो चाहे आप उसके न्यू ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करें या वैसे जो है, तो मूल रूप से ये है कि अनुवादक किस दौर से किन स्टेजेस से गुजरते हुए चल रहा है, उन स्टेजेस को देखना करना, और इस देखने करने की प्रक्रिया में जो है ये कि केंद्र में क्या चीज़ आ रही है। जैसे जैसे जो है समय के साथ साथ अनुवाद चिंतन में भी जो है नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, वैसे ही अनुवाद प्रक्रिया जैसे पक्षों पर भी नए आयाम जुड़ रहे हैं जिस पर विस्तार से अलग से चर्चा की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी जो है अनुवाद चिंतक हुए हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 जो है इसके चरण बताए हैं। तो उस पर समय का और तकनीक की जो है जो दिक्कत रही है उससे भी बचते हुए जो है प्रयास किए जा रहे हैं, वो रहेंगे। और मैं एक दो और प्रश्न फटाफट जो है अटेंड करना चाहता हूँ। जो व्यतिरेकी वाली बात इन्होंने कही है, एक प्रश्न आया हुआ है, अनुवाद और व्यतिरेकी का संबंध क्या है। व्यतिरेकी थोड़ा आधा आपने लिखा है, व्यतिरेकी विश्लेषण शब्द है, यानी कंट्रास्टिव एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। कंट्रास्टिव एनालिसिस भी एक इंडिपेंडेंट विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो ये कंट्रास्टिव एनालिसिस जो है दो भाषाओं के बीच के असमान तत्वों का अध्ययन है। क्योंकि जब हम अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद करने के दौरान हम ये जो अनुवाद प्रक्रिया की भी जैसे बात की है, 3 चरणों से, या मोटे तौर पे 3 चरण हैं, या अलग अलग जो है आप सोचें तो और भी चरण हो सकते हैं। उन चरणों से गुजरते हुए अनुवादक अनुवाद करता है। अब इन चरणों से गुजरने के दौरान यदि आपको दोनों भाषाओं के बीच के समान तत्वों की जानकारी है और असमान तत्वों की जानकारी है तो आप सोर्स टेक्स्ट को बेहतर तरीके से विश्लेषित कर सकेंगे। मतलब उसके जो है जो नतीजे हैं वो आपको ध्यान में होंगे, तो आप बेहतर तरीके से पाठ को समझ के उसको आत्मसात कर सकेंगे। और व्यतिरेक के जो बिंदु हैं, जो विश्लेषण
जो कंट्रास्टिव जो एनालिसिस किए हुए हैं, उन बिंदुओं के आलोक में, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप जो है ट्रांसफर और पुनर्गठन जैसे स्टेज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्या गद्य, एक प्रश्न और आया है, क्या गद्य का अनुवाद गद्य में और पद्य का अनुवाद पद्य में ही किया जाना अनिवार्य है या फिर अनुवादक थोड़ी बहुत छूट ले सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुवादक को पूरी स्वतंत्रता है कि वह गद्य का गद्य में या गद्य का पद्य में, और इसके विपरीत भी, अर्थात पद्य का गद्य में या पद्य का पद्य में भी ही अनुवाद करे। हाँ, इतना जरूर है कि अनुवादक के पास विधा परिवर्तन की भी छूट है, और विधा परिवर्तन के साथ साथ जब ये कहा जाए कि उसके जरिए जो कंटेंट जो प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी सोर्स टेक्स्ट में जो कुछ है उसको लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते समय भी वो छूट लेने का हकदार है। और एक तरह की ये स्वतंत्रता इतनी अधिक है कि एक हमारे सामने जो एडेप्टेशन की जो बात की जाती है, अनुकूलन की जो बात की जाती है, या रूपांतरण जिसे हम कहते हैं, वो भी स्वीकार्य है। और वह रूपांतरण क्या है? पूरा का पूरा टेक्स्ट का परिवेश वगैरह बदल देना, अर्थात मूल जो भाव है उसको तो वही रहने देना, लेकिन बाकी के जो उससे जुड़े हुए पक्ष हैं, यानी सोर्स टेक्स्ट का जो है, हम ये कहें कि देश काल परिस्थितियां जो हैं उनमें परिवर्तन कर देना। जैसे कोई अगर कहानी है, कहानी कोई मान लीजिएगा कि पश्चिम के किसी देश की स्थिति के संदर्भ में बात की जा रही है, तो आप उसे भारत के किसी नगर के संदर्भ में अप्लाई कर सकते हैं, पात्रों के नाम बदल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हुए हर चीज़ को, खाने पीने की शब्दावली, समाज, संस्कृति, परिवेश, हर दृष्टि से बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया, तो उसमें अपना यही प्रयोग किया था, और यहाँ तक प्रयोग किया कि उन्होंने टाइटल तक बदल दिया, दुर्लभ बंधु नाम से जो है वो उपलब्ध है। और उसमें आपको, जब आप वो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, वो लगेगा कि भारतीय परिवेश में ढला हुआ एक मौलिक रचना है। तो यहाँ अनुवादक की छूट जो है, यानी अनुवादक की स्वतंत्रता की जो बात हम करें, तो वह सहज स्वीकार्य है। एक दो और जो है, अच्छा ये बात हो गई। मुझे लगता है कि सभी प्रश्नों का जो है, जो कुल मिला के जो निकल के आ रहे हैं उनका मैंने जवाब दे दिया है। फिर भी कहीं कोई प्रश्न हो तो ठीक है, और अन्यथा मैं जो है आयोजक से भी ये अभी एक और प्रश्न आया है, डबिंग अनुवाद का कौन सा रूप है? यानी कि जो डबिंग कार्य किया जाता है वो अनुवाद का कौन सा रूप है? ये एक बहुत रोचक प्रश्न है, और ये अनुवाद की सैद्धांतिकी में नया आयाम को दर्शाने वाला प्रश्न है। क्योंकि अनुवाद चिंतन में जिस तरह से अनुवाद के प्रकारों की बात की जाती है, उसमें हम जो है मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो आप अनुवाद के स्वरूप की दृष्टि से देखें तो शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद जैसी चीज़ें, या अभी मैंने जैसे रूपांतरण की बात की, ये सब चीज़ें शामिल हैं। लेकिन डबिंग जो है ये अनुवाद का एक नया रूप है, ये भाषाई नया स्वरूप जो है, भाषा का नया स्वरूप लिए हुए है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुवाद सिर्फ अनुवाद ही नहीं है, अनुवाद के साथ साथ आपको तकनीक की ओर भी ध्यान देते हुए चलना है। और तकनीक के साथ साथ ये जरूर है कि सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष तक जो है भाषाई पक्ष तो शामिल है, लेकिन साथ में ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो तकनीक की दृष्टि से भी वह पाठ जो मतलब जो ट्रांसलेशन जो है उस नए स्वरूप में, तकनीक में फिट होने वाला हो। इस पर भी मैं मतलब कहना तो यही चाहता हूँ कि काफ़ी अधिक विस्तार से संभावनाएं हैं चर्चा की, जो एक स्वतंत्र जो है व्याख्यान का विषय हो सकता है। अभी एक प्रश्न आया, अगे की असाध्य वीणा जैसी, लेकिन ये किस संदर्भ से जुड़ रहा है ये मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा।
तो मैं उससे आगे के प्रश्न को देखूं तो राकेश जायसवाल जी ने लिखा है, लॉरेंस मैन्युटी ने भी 2 स्ट्रेटजीज बताई हैं जिन्हें डोमेस्टिकेशन और फॉरेनाइजेशन नाम दिया गया है। ये राकेश जी आपने ठीक बात कही है कि स्ट्रेटजीज के तौर पे जो है लॉरेंस मैन्युटी ने देशीकरण जिसे कहा जाए, डोमेस्टिकेशन, और फॉरेनाइजेशन विदेशीकरण की बात की है। ये बेसिकली अनुवादक की दृश्यता बनाम अदृश्यता के प्रश्न के संदर्भ में है कि क्या ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में ट्रांसलेटर विजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं देशीकरण करने की, तो देशीकरण एक तरह का अनुकूलन ही है। आप अगर जो है उसके मानदंडों के निकष पर या कसौटी पर कसने की करेंगे तो रूपांतरण या अनुकूलन जिसे कहा जाए और देशीकरण एक ही बात है। इसमें यह रहेगा कि जो देश काल का जो है स्थानीयकरण कर देने वाली स्थिति है, तो हम ये कहेंगे कि एक तरह से पाठ को जो है लक्ष्य भाषा की संस्कृति के अनुसार जो है प्रस्तुत किया हुआ होता है। लेकिन विदेशीकरण में क्या है कि पाठक को सोर्स टेक्स्ट की जो है संस्कृति तक लेकर जाना है, यानी विदेशी तत्व जो है, जो फॉरेनाइजेशन की जो बात है उसमें विदेशीकरण या विदेशी तत्व, विदेशीपन जिसे कहा जाए, वो बनाए रखा जाता है, बना हुआ रहता है। पर मेरा ये मानना है, लॉरेंस मैन्युटी ने तो ये 2 अनुवाद की रणनीतियाँ की बात की है, लेकिन सिर्फ ये 2 ही रणनीतियाँ नहीं हैं, इसके अलावा अन्य भी रणनीतियाँ हैं जिस पर विस्तार से चर्चा की अपेक्षा रहती है। चाहे वो जो है रणनीति ये है कि सब्स्टिट्यूशन है, चाहे आप उसको जो है पैराफ्रेज करने की स्थिति भी माने, या जैसे भावानुवाद करना जो है कहा जाए, ये सभी पक्ष भी शामिल हैं। एक प्रश्न आया है, क्या मशीन की मदद से डबिंग करवाया जा सकता है। देखिए यहाँ प्रश्न में थोड़ी एम्बिग्विटी है आपके। डबिंग तो होती ही मशीन के जरिए है, यानी कि डबिंग कार्य जो किया जाता है वो तकनीक की सहायता से किया जाने वाला काम है। इसका अर्थ ये है कि जब शूटिंग के दौरान, चाहे वो फिल्म हो या कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह हो, उस दौरान जिस मतलब जो एक तो ये रहता है कि साउंड ट्रैक पर आवाज़ें आ जाती हैं, उन आवाज़ों को साफ करने के लिए डबिंग स्टूडियो में जो है पुरानी वाली आवाज़ को, जो यानी कि शूटिंग के साथ जो आवाज़ है उसको डिलीट कर दिया जाता है और उसके बदले सीन की स्क्रिप्ट के अनुसार जो है मशीन पर जो है कलाकार दोबारा बोलता है और वही आवाज़ इम्पोज कर दी जाती है। ये तो है एक तरह से जो है अवांछित जो है ध्वनियों को हटाने का, या फिर यह है कि आप जैसे फिल्म संगीत में गाने वगैरह देखते हैं कि गाना तो कोई और किसी गायक ने गाया होता है, लेकिन फिल्म पे जो है सीन में आ रहा होता है वह अलग होता है, वो कलाकार अलग है, तो डबिंग के जरिए व्यक्त होता है। लेकिन जब डबिंग को हम अनुवाद के रूप में देखते हैं तो उसका अर्थ यह है कि किसी एक भाषा में जो डायलॉग डिलीवरी की जा रही है उस आवाज़ को डिलीट कर देना और उसके बदले दूसरी भाषा में उसी डायलॉग डिलीवरी के साथ जो है सिंक्रोनाइज करना। और वो सिंक्रोनाइजेशन जो है, जैसे लिप्स के मूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव है, भाषा में उतार चढ़ाव है, वो सभी कार्य किया जाता है। तो मशीन की मदद से जो डबिंग का, जो आपके जो प्रश्न का जवाब ये बनता है कि मशीनी अनुवाद, यानी कि हम डबिंग के लिए जो अनुवाद कार्य तो मशीन से नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उस अनुवाद में जो है हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक फ्रेम के भीतर कितनी जो है शब्द सीमा के जो है रहती है, उस शब्द सीमा के अनुसार जो है अनुवाद डाल आने चाहिए, यानी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होना चाहिए। और उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी भाषा के स्तर की जो हम ये कहें कि जो द्व्यर्थकता है, एम्बिगुटी है, जो हमारा वर्ल्डली नॉलेज है, वो मशीनी अनुवाद के जरिए अभिव्यक्त नहीं हो पाता।
हाँ, इतना अवश्य है कि जो ज्ञानात्मक साहित्य है, जनरल जो लिटरेचर जो है, नॉलेज टेक्स्ट, उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं मशीनी अनुवाद को जो है। अच्छा, ये इन्होंने जो है देशीकरण के संबंध में जो असाध्य वीणा का उदाहरण दिया है, इस पर मैं अभी और कोई टिप्पणी करने की उसमें स्थिति में नहीं लग रहा है। और आगे जो है बात, अच्छा हाँ नहीं, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन तो नहीं है अभी भी। वैसे मैं आपको बताऊं, जो आपने असाध्य वीणा के संदर्भ में जो बात आप कर रहे हैं देशीकरण का, तो उसमें आपको असाध्य वीणा के कथ्य के संदर्भ में ही आप सिर्फ बात करना चाह रहे हैं, प्रश्न करना चाह रहे हैं, या कि उसको दूसरी भाषा किसी के संदर्भ में? थोड़ा मुझे ये स्पष्ट नहीं हो रहा। अगर हम सिर्फ ये देखें कि जो असाध्य वीणा के वादक के स्वर के पर अगर देखते हैं, यानी कि उस कविता के जरिए जो अगे जी ने कहना चाहा है कि कैसे साधक असाध्य वीणा को साधने का प्रयत्न करता है, तो वो उसके जो है, हम ये कहें कि मानसिक स्तर पर जो विचार के स्तर पे हम देखें, तो वहाँ पर विचारों के अनुवाद वाली बात भी जो बन सकती है। जो किसी और की तरफ से कोई और बातचीत हो तो ठीक है, नहीं तो प्रीति जी या जाहिद जी कुछ अगर आप बात करना चाहें या कुछ मैसेज डाल दें, तो मैं मान लूँगा कि अब ये जो है समय काफ़ी हो गया और बातचीत को समाप्त कर लिया जाए। और फिर कभी अवसर होगा तो मैं आपसे अन्य विषयों पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। हाँ, जो तकनीकी व्यवधान आए, जो तकनीकी समस्याएं आई हैं, उसके लिए मैं मतलब दोषी तो नहीं हूँ, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये मेरी चर्चा या जो मैंने विचार व्यक्त किए हैं वो आपके लिए कहीं कुछ ना कुछ लाभदायक रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इसको जो है साइन आउट करने की स्थिति में आ रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार है।